नमस्कार। आप लेबर लॉज में या लेबर कोड में कोई भी डेफिनेशन देखेंगे, फैक्ट्री की डेफिनेशन हो या अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी कमिटी हो, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्क्स कमिटी हो, उसकी डेफिनेशन में एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, वो है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। इसकी मतलब क्या है? इस टर्म के बदले क्यों दूसरे टर्म को यूज नहीं किया गया? ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड के बदले वो टोटली एम्प्लॉयड लिख सकते थे, एवरेज पर्सन एम्प्लॉयड लिख सकते थे या नॉर्मल एम्प्लॉयड लिख सकते थे। कोई भी टर्म यूज क्यों नहीं किया, बल्कि स्पेसिफिकली वो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड क्यों लिखा गया और इसकी लीगल सिग्निफिकेंस क्या है और कहाँ पे ये टर्म को यूज हुआ है? मैं जब भी मास्टर्स में पढ़ाई करता था तो ये लीगल टर्म्स मुझे परेशान करते थे, जैसे कि ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, पार्ट देयर ऑफ, नॉट विथस्टैंडिंग। ये सारी एक्सप्रेशन की, ये सारी टर्म्स की मतलब क्या है? तो इसी तरह की एक टर्म है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। तो आज की इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे इसकी मतलब क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इस वर्ड को यूज ना करके दूसरे वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया? ये जो एक्सप्रेशन है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, ये यूज हुआ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर। इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिटरमिन करती है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। किसी भी लेबर वेलफेयर की प्रोविजन को मेंटेन करने के लिए उसको उस एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है जहां पे स्टेबिलिटी हो। तो लेबर लेजिस्लेशन की ये अप्रोच यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन को एंश्योर करता है। मतलब कि जो भी प्रोविजन है, जो भी वेलफेयर की बेनिफिट्स है, वो सारे वर्कफोर्स के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाइड हो पाए। तो लेजिस्लेशन की इस इंटेंट को प्रैक्टिकली ऑपरेशनल साइट पे इंप्लीमेंट करने के लिए उसको एक ऐसी डाटा चाहिए जिसके ऊपर कोई भी प्रोविजन सारे एम्प्लॉय को कवरेज कर पाए और सारे बेनिफिट को यूनिफॉर्मली कैटर कर पाए। और उसकी ये अप्रोच को सॉल्व करता है ये जो टर्म, जिसकी नाम है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। तो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? तो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड की सीधा सा मतलब है नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और पार्ट देयर ऑफ, यानी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का नॉर्मली वो कितना मैन पावर डिप्लॉय करता है। अब एक एक करके इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का सिंपल पहला जो फंडामेंटल मतलब है नॉर्मल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। और ये क्या एक्सक्लूड करता है? शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स। मान लीजिए उस बिजनेस की कुछ एक्सपेंशन है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहां पे वो ज्यादा आदमी लेके आ गया, ज्यादा आदमी डिप्लॉय कर रहा है, ये ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड के अंदर काउंट नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है क्लोजर और सस्पेंशन। मान लीजिए कंपनी या कोई भी फैक्ट्री कुछ शॉर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए क्लोजर कर रहा है या कोई भी उसकी बिजनेस की हिस्सेदारी सस्पेंड कर रहा है, वहां पे लोगों को वो निकाल रहा है, रिट्रेंचमेंट कर रहा है, तो कुछ समय के लिए जो टेम्पररी पीरियड के लिए ये डिसीजन लिया गया है और कुछ आदमी कम हुआ है, इसको ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा है सीजनल और फेस्टिवल रिलेटेड इंक्रीज। मान लीजिए दिवाली चल रही है तो सारे आदमी घर चले जाएंगे, तो सारी जो लेबर वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो घर चले जाएंगे। जब दिवाली खत्म हो जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां पे मैन पावर सडनली इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। और चौथा है टेम्पररी रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट और शटडाउन। कंपनियों में स्ट्राइक चलता रहता है, तो उस स्ट्राइक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कंपनी कुछ वर्कफोर्स टेम्पररीली निकाल देता है, तो वो कंसेप्ट भी, वो नंबर भी ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड के अंदर नहीं आएगा। और पांचवा है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन ऑन ए सिंगल डे। बल्कि ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड ये कैलकुलेट करता है एक एवरेज पीरियड के लिए, एक डिफाइंड रेफरेंस पीरियड के लिए एवरेज नंबर क्या है या एवरेज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ क्या है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, मान लो आप रिटर्न भर रहे हो या लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, वहां पे ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का टर्म है, तो जिस दिन आप कर रहे हो मान लीजिए उस दिन ज्यादा आदमी होगा, तो वो डेट को आप नहीं ले सकते। वहां पे एक साल का व्यवधान मांगा जाता है। कभी भी आप रिटर्न भर रहे हो या लाइसेंस ले रहे हो, वहां पे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मैन पावर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड इन द प्रीसीडिंग ईयर। इसका मतलब यह है कि पिछले साल में एवरेज कितने आदमी थे। वहां पे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी दिन कम भी हो सकते हैं, तो उसकी पूरी एवरेज निकालना रहेगा। तो आपको वहां पे उस पूरे साल का एवरेज मैन पावर डिप्लॉयमेंट निकालना पड़ेगा और उसी डाटा को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और इस इंटरप्रिटेशन को साथ देता है मेंडेज, मेंडेज वर्ड। इसका मतलब है मान लीजिए एक आदमी एक दिन, मतलब पूरे दिन के लिए तो काम नहीं कर रहा है, वो 8 घंटे के लिए काम कर रहा है। इसका ये मतलब है 1 पर्सन वर्किंग फॉर 1 वर्किंग डे। तो जहां पे आपको मेंडेज पूछा जाएगा तो आपको यह समझना है एक आदमी एक वर्किंग डेज के लिए एक मेंडेज का काम करेगा
और इसी तरह 10 आदमी 20 दिन के लिए 200 वर्किंग डेज करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो टेम्पररी वर्कर है या परमानेंट वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। जब आपको मैंडेज पूछा जाता है तो आप सबको काउंट करेंगे। एक दिन के लिए वो सारे वर्कफोर्स, वो सारे मैन पावर, टेम्पररी, कैजुअल, परमानेंट, जो भी हो, उनकी नंबर कितना है और वो कंटिन्यूअसली कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनकी नंबर 20 है, वो 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो 200 मैंडेज हो जाएगा। अगर उनकी स्ट्रेंथ 500 है, वो 300 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 300, इतना उनका हो जाएगा मैंडेज। जब आप मैंडेज कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऑपरेशनल वर्किंग डेज, वहां पे वीकली ऑफ को कंसीडर नहीं करना रहेगा, पेड हॉलीडेज को कंसीडर नहीं करना रहेगा, स्ट्राइक, लॉकआउट जो नॉन वर्किंग डे है उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब सीधा सा ये समझते हैं ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि टोटल मैंडेज वर्कड इन द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज इन दैट ईयर। ये फॉर्मूला आपको ये बता देगा कि एवरेज हर दिन उस यूनिट पे या उस लोकेशन पे कितने आदमी एंगेज थे या एम्प्लॉयड थे। अब समझते हैं इस टर्म की लीगल इंटेंट क्या है। ये 3 इंटेंट को सॉल्व करता है। पहला, ये सब्सटेंशिएटिव कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं, ना कि कुछ फॉर्मल प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंप्लायंस किया जा रहा है। जब आपकी कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में आप कितने लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो आप डिसीजन ले पाओगे कि इतने आदमी के लिए ये वेलफेयर प्रोविजन होनी चाहिए और इसके हिसाब से ये कंप्लायंस होनी चाहिए। और दूसरा, किसी भी वर्कफोर्स की जो नंबर है उसको एम्प्लॉयर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे हर दिन 500 आदमी चाहिए, लेकिन एक एम्प्लॉयर दिखा रहा है 500, एक एम्प्लॉयर दिखा रहा है 300, तो ये जो डिफरेंस है वो होगा ही नहीं। तो वहां पे गवर्नमेंट की या इंस्पेक्टर की एक डाउट आ जाएगा, इतने कम मैन पावर से वो कैसे अपना बिजनेस चला रहा है। तो एक एम्प्लॉयर कभी भी इस नंबर को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और तीसरा है, जो भी वेलफेयर की प्रोविजन है उसको यूनिफॉर्मली सारे वर्कफोर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये समझते हैं ये टर्म कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्री स्टेटस, जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, 20 और मोर वर्कर्स विथ हेड ऑफ पावर, 40 और मोर वर्कर्स विदाउट हेड ऑफ पावर। तो लेजिस्लेशन में ये जो लिमिट सेट करके रखा है, यहां पे यूज होता है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है, आपकी फैक्ट्री में आज 30 आदमी है, तो आप ये बोलोगे मैं लाइसेंस नहीं लूंगा, लेकिन क्या पूरे साल के अंदर वहां पे 30 आदमी काम करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी दिन 50 आदमी काम करते हैं या 60 आदमी काम करते हैं, फिर वापस 2 महीना 3 महीने बाद 30 आदमी काम कर रहे हैं, तो इसकी जो एक साल के अंदर एवरेज डिप्लॉयमेंट है 40 के ऊपर हो जाएगी, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप जिस दिन 40 से ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, तो उस दिन के लिए तो लाइसेंस एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का मतलब है एक टाइम रेफरेंस के लिए या एक साल की पीरियड के लिए अगर आप 40 से ज्यादा एम्प्लॉय डिप्लॉय कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, तो आपकी बिजनेस फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। और कहां पे यूज होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेफ्टी कमिटी और कंडक्टिंग हेल्थ एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। ये जो सारे प्रोविजंस है, यहाँ पे लेजिस्लेशन ने एक सीलिंग सेट करके रखा है। अगर इतनी वर्कफोर्स से ऊपर है तो ये प्रोविजन फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे यूज आ जाते हैं ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड की कंसेप्ट का या एक्सप्रेशन का या टर्म का। और इसमें और एक फ्रेज है, पार्ट देयर ऑफ। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 10 अलग अलग यूनिट है, उसमें से एक यूनिट फैक्ट्री की थ्रेशोल्ड लिमिट को मीट कर रहा है या पार कर रहा है, लेकिन बाकी यूनिट उससे नीचे है। तो उस समय अगर आप ये बोलोगे कि मेरा जो भी यूनिट है जो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहा है, उसके ऊपर ही मैं कंप्लायंस करूंगा, उसके ऊपर ही मैं लाइसेंस लूंगा और सारे कंप्लायंस वहां पे फॉलो करूंगा, बाकी यूनिट में मैं फॉलो नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता है। तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब है, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट का या फैक्ट्री का कोई भी यूनिट उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो आपको पूरे एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस लेना होगा, कंप्लायंस फॉलो करना होगा। क्योंकि ये जो टॉप यूनिट है जिसके नाम पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये सारे डिपार्टमेंट, सारे यूनिट उसके अंदर है, उसका एक पार्ट है। तो आपको सारे डिपार्टमेंट के तरफ से सारे यूनिट के ऊपर ये कंप्लायंस लागू हो जाएंगे। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो जब भी आप ये ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड वर्ड को देखेंगे, तो आप ये नहीं समझेंगे ये पूरे एक दिन के लिए है, ये पूरे साल के लिए है या पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड के लिए है।
तो आपको उस पीरियड के लिए उसकी एवरेज मैन पावर डिप्लॉयमेंट को निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ये कम है तो आप इसके दायरे में नहीं आओगे। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो आपको सारे कंप्लायंस फॉलो करने होंगे, भले ही वो स्पेसिफिकली एक यूनिट में क्यों ना हो। आपको पूरे एंटायर एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसकी पूरी कंप्लायंस को फॉलो करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट आपके करियर में वैल्यू ऐड करेगी और आपको सटीक डिसीजन लेने में मदद करेगी। अगर आपको इसी तरह की कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस कंटेंट को, आप इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सारे दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।